Okay, so hello everyone. Today, as a guest, I have someone who has very compelling views when it comes to politics, and he is not just limited to the borders of our own country. He is very observant about what's going on around the world. Hello, Shashank. Hello. I welcome you to our podcast, and it's great to have you here. Thank you, Frank. So, not just that we have the same names, हाँ, we have the same interests as same well. interest as well, and I can have a great conversation. So कैसे हो ये बताओ और अपने बारे में कुछ व्यूअर्स को बताओ तुम. है तो बहुत बढ़िया. हाँ. बाकी अपने बारे में बताने के लिए सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे अपने जन्म स्थान नालंदा से. ओके. नालंदा ज्ञान की नगरी. और फिर पले बड़े हम मुजफ्फरपुर बिहार में. कॉन्ट्रास्टिंग रीजन्स ऑफ बिहार, लाइक नालंदा ऐसा जगह जहाँ मतलब नालंदा बेसिकली मगध का सेंटर रहा हमेशा से. नालंदा वॉज द हार्ट ऑफ मगध और मुजफ्फरपुर मिथिला का हार्ट. और मिथिला और मगध दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कल्चर्स हैं बिहार के. अच्छा. मतलब बिहार इज नॉट ओनली बिहार, बिहार इज ऑल द लैंग्वेजेस इन बिहार. वज्जिका, भोजपुरी, मैथिली, मगही, और हम उन दो कॉन्ट्रास्टिंग कल्चर्स में पले बड़े हैं और हम बिहार को बहुत बढ़िया समझते हैं. हमको ऐसा लगता है. तो फिर धीरे धीरे जियो पॉलिटिक्स में जब इंटरेस्ट आना शुरू हुआ तो बेसिकली कुछ किताबें, कुछ वीडियोस. हमको सबसे अच्छा जो चैनल लगता है यूट्यूब पर, एक कैस्पियन रिपोर्ट करके चैनल है, अगर देखे हो, है ना, बहुत शानदार व्यूज़ है. अजरबैजान का बंदा है, बहुत शानदार व्यूज़. और अगर व्यूज़ देने का बात आता है, द हिंदू पढ़ते पढ़ते बहुत व्यूज़ आ गया मन में. मतलब सोचना कैसे है जियो पॉलिटिक्स में ना, ये हम आर्टिकल्स और एडिटोरियल से सीखे हैं. बाकी जियो पॉलिटिक्स परसू करना मतलब एज ए करियर बहुत मुश्किल था. हम सोचे कि हाँ भाई पॉलिटिकल साइंस लेंगे यार, लेकिन फिर है ना, लेकिन फिर भी जियो पॉलिटिक्स एज ए इंटरेस्ट तो आगे लेके मतलब फैमिली प्रेशर की ऑफ कोर्स भाई, मतलब नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ. लोग सोचने के लिए आबद्ध हैं कि क्या करेंगे हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ के. भाई क्या समाज में कोई जगह नहीं है उन लोगों के लिए. बिहार में लोगों का ऐसा मानना है. बट एक सबसे बड़ी मंदिर का घंटा तो इसी से बजता है, वो है यूपीएससी. बस तो हम भी वही देखते हैं. बिल्कुल. और मेरे को लगता है कि बहुत ही जानते हो यूपीएससी इज नॉट ओनली अबाउट जियो पॉलिटिक्स. हाँ, बट इट इज अबाउट गेटिंग अवेयर एंड स्टेइंग अवेयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू. सो हमको ऐसा लगता है ना कि जियो पॉलिटिक्स इज द बेस्ट सोशल साइंस. बेस्ट सोशल साइंस. क्योंकि जियो पॉलिटिक्स सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी को और पॉलिटिक्स को कंप्राइज नहीं करता है. इकोनॉमिक्स की भी बातें होती हैं, डिप्लोमेसी की बात होती है, इथिक्स की बात होती है, सबसे बड़ी बात, ठीक है, और साइंस की भी बात होती है भाई. मतलब हर फील्ड को एनकम्पस करता है जियो पॉलिटिक्स. तो हाँ, जियो पॉलिटिक्स इज द बेस्ट सोशल साइंस. तो फिर इनफ ऑफ माई इंट्रोडक्शन, इनफ ऑफ माई लव ऑफ जियो पॉलिटिक्स. कुछ किताबें पढ़े हैं जो हम रिकमेंड भी करेंगे तुमको. अच्छा, प्लीज़. मेरे रूम का भी आओगे तो तुम देखोगे कि एक इतना बड़ा स्टैक है. अच्छा. जिसपे हम सबसे ऊपर रखते हैं टिम मार्शल का प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी. हाँ, तुम मेंशन किए हो इसको. किए हैं कभी हम. और अभी हम हाल में बेंगलोर गए थे तो वहाँ उसका सीक्वल खरीदे, पावर ऑफ जियोग्राफी. मतलब बेसिकली कॉन्ट्रास्ट प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी एंड पावर ऑफ ज्योग्राफी. ऐसा देश जो प्रिजनर है ज्योग्राफी का और ऐसा देश जो पावर्ड है ज्योग्राफी से. तो बेसिकली बहुत शानदार किताब है. सो व्हाट डू यू थिंक, इंडिया इज प्रिजनर और अ पावर? इंडिया कैन बी अ पावर, इंडिया इज बेसिकली प्रिजनर. क्योंकि इंडिया टैप नहीं कर पा रहा है अपने रिसोर्सेज को, अपने स्ट्रेटेजिक वैल्यू को, और इंडिया को टैप करने नहीं भी दिया जा रहा है. इंडिया के अराउंड ऐसे पावर्स हैं. अगर थोड़ा सा समय होगा तो हम ये दो एक्सियम ऑफ जियो पॉलिटिक्स बोलेंगे. तो कुछ लोग जो जियो पॉलिटिक्स में हैवी पीएचडी करके रखे हैं वो मानते हैं इस बात को कि जियो पॉलिटिक्स इज ड्रिवन बाय सम लॉज. ठीक है. पहला लॉ है ये कि लॉ ऑफ रेस्ट्रिक्शन. मतलब बेसिकली तुम रेस्ट्रिक्टेड हो बाय माउंटेन्स, बाय रिवर्स, बाय डेजर्ट्स. तो कोई देश अगर फिजिकल बाउंड्रीज से घिरा हुआ है और उसके सामने इन्फ्लुएंस करने के लिए बड़ा रीजन है, लाइक इंडिया, हम बोलना तो वही चाह रहे थे, हिमालय से घिरा हुआ और इन्फ्लुएंस करने के लिए बड़ा रीजन है इंडियन ओशन.
वो देश पावर्ड है ज्योग्राफी से। हाँ। तो इंडिया के पास ज्योग्राफिकल कैपेबिलिटीज़ हैं, बस यही सीन है कि बस टैप नहीं हो पा रहा है पॉलिटिकल विल, और क्या, हम तो वही ब्लेम करेंगे क्योंकि पॉलिटिकल विल ओवर द ईयर्स। So now I am intrigued to know कि तुम how do you recognize yourself, left leaning or right leaning with the current government? अच्छा, अभी हम अपने रूम में बैठे थे ना, तो मेरा एक अच्छा दोस्त है सुमित, इसी का, उसके साथ बैठ के बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस का सबसे बेसिक एस्पेक्ट होता है ये लेफ्ट और राइट का बात, जिसको पॉलिटिकल कंपास बोलते हैं। हाँ। तो पॉलिटिकल कंपास टेस्ट दिए अभी, जस्ट दिए आधे घंटे अच्छा, पहले, ओके। पता नहीं इत्तेफाक से पूछ दिए तुम। हाँ। तो अभी हम पॉलिटिकल कंपास पे राइटिस्ट लिबर्टेरियन पाए ओके। गए, ठीक है। I think this is the perfect place to be in. अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्वाड्रेंट है। हाँ बिल्कुल। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको हम आइडियल मानते हैं यार, आइडियल इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो हर गुण से संपन्न था। ठीक है, हम अब लोग कहेंगे कि यार गांधी भी तो थे और भी लोग थे, लेकिन हम अपने अराउंड जिन लोगों को देखे हैं, मतलब जो समसामयिक हुए हैं, उनमें अटल जी बेस्ट पॉलिटिशियन। बाय पॉलिटिशियन आई डोंट मीन पॉलिटिशियन, ओके। बाय पॉलिटिशियन आई मीन पॉलिटिशियन, अ डिप्लोमैट इन ट्रू सेंस, ठीक है। तो हम उस क्वाड्रेंट में पाए गए हैं अभी जस्ट। तो नॉट हेविली राइटिस्ट, बहुत थोड़ा सा राइटिस्ट, एकदम सेंट्रिस्ट टाइप, और हल्का लिबर्टेरियन, हम वहाँ फाइंड करते हैं अपने आप को। क्योंकि लिबर्टेरियन इसलिए क्योंकि समय है अभी ऐसा कि रूढ़िवाद को नष्ट किया जाए विद पॉजिटिव अप्रोच। एग्जैक्टली। और राइट लीनिंग क्योंकि नॉट रिलीजियसली राइट लीनिंग, रिलीजियसली हम सेंट्रिस्ट। सो यहाँ पर एक बहुत ही इंट्रीगिंग फैक्ट जो मैं आज कल नोटिस करता हूँ कि बीइंग राइटिस्ट इज इट इक्विवेलेंट टू बीइंग नेशनलिस्ट? नो, नॉट रियली। बिकॉज तुम एंटी नेशनलिस्ट बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तुम एंटी नेशनलिस्ट होते हुए भी राइटिस्ट हो सकते हो। बिल्कुल। अब बताते हैं कैसे। तुम पॉलिटिकल कंपास जब स्टडी करोगे ना, तो तुम देखोगे कि कई एस्पेक्ट्स को तुम पॉलिटिकल कंपास पे मैप कर सकते। पॉलिटिकल कंपास इज बेसिकली ग्राफ, ठीक है। वहाँ एक सेंटर होता है, वहाँ जो बंदा पाया जाता है उसको सेंट्रिस्ट बोलते हैं। तो सेंटर होता है और उसमें खंड बने होते हैं जैसे ग्राफ पेपर पे, ठीक है। तो पॉलिटिकल कंपास पे, ग्राफ पे हम ऊपर की ओर ऑथोरिटेरियन, नीचे लिबर्टेरियन और इधर लेफ्ट राइट। तो बेसिकली अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। अब रिलीजन वाला पैरामीटर पे अलग ग्राफ बनता है मेरा, हर व्यक्ति का अलग अलग। रिलीजन वाले पैरामीटर पे अलग, इकोनॉमिक्स वाले पैरामीटर पे अलग, फॉरेन पॉलिसी पे अलग, सबका अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग पॉइंट हो सकता है पॉलिटिकल कंपास पे, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, नेशनलिज्म वाले पॉइंट पे जो हेविली नेशनलिस्ट है वो राइट में होगा, है ना। और फिर एट द सेम टाइम जो एंटी नेशनलिस्ट है, या फिर जो एंटी नेशनलिस्ट मतलब देशद्रोही, ठीक है, इसलिए ये वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे। जो नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता है वो लेफ्टिस्ट, क्योंकि नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करना मतलब लापट्री में बिलीव करना। लापट्री मतलब द फादरलैंड, जो सोवियत लोग बिलीव करते थे। सो इट्स नॉट ए नेशन, इट्स द पीपल दैट मेक अ नेशन, समझ रहे हो। और नेशनलिस्ट बिलीव करते हैं कि इट्स द कल्चर दैट मेक अ नेशन, ठीक है। अर्नस्ट रेनन एक बहुत महान व्यक्ति हुआ जो जियो पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट दिया, जियो पॉलिटिक्स बोल रहा हूँ, सॉरी, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया एक बुक में। उस बुक का नाम को नहीं याद आ रहा है। उसमें लिखा था कि इट्स द पीपल एंड देयर व्यूज दैट कंप्राइज ऑफ ए नेशन। लाइक एक नेशन को कभी दूसरे नेशन को एनेक्स करने का ज़रूरत नहीं पड़े। पीपल हैविंग अ कॉमन विल, कॉमन सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉमन गोल्स फॉर द फ्यूचर कंप्राइज ऑफ ए नेशन। So, which country in today's time reflects all these qualities according to you? Maybe I think that you will go towards Europe, but I'm very interested to know कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में, क्योंकि आज ह्यूमन डेवलपमेंट का हर एक इंडेक्स यूरोपियन कंट्रीज, स्वीडन एंड फिनलैंड इनको नंबर 1 मानता है। ठीक है, जरूर मानता है। तुम क्या सोचते हो? चलो, तो नेशनलिज्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन अर्नस्ट रेनन का था कि एक टाइप के पीपल जिनका
पास्ट एक रहा है, प्रेजेंट एक है और कॉमन गोल्स है फ्यूचर के लिए, जो कल्चर शेयर करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लूरलिज्म, इंडिया में बहुत प्लूरलिज्म है। तो इंडिया एग्जैक्टली नेशन स्टेट क्या होता है उसके डिफिनेशन पे कौन सा ऐसा देश खड़ा होता है, ठीक है, इस तरह का बात कर रहे हैं। तो यूरोप में कंट्रीज हैं जो नेशन स्टेट के डिफिनेशन पे खड़े उतरते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्टली बहुत डीप में अगर हम जाए ना तो हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा देश है जो बहुत अच्छे से खड़ा हो इस कॉन्सेप्ट पे। लाइक पोर्चुगल जैसे देश में एक टाइप का क्रीड है, एक टाइप के लोग हैं जो एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं। इंडिया से देश में तो पंजाबी चल रहा है, तमिल चल रहा है, बिहार में अलग ही डायलेक्ट चल रहा है। तो कोई ऐसा देश खोजो जो सचमुच एक तरह के लोग हों, जिसमें जैसे हम और तुम एक तरह के लोग हैं, एक भाषा बोल रहे हैं, एक पास्ट रहा है, हमारे फोर फादर्स एक रहे हैं, हमारा फ्यूचर एक होने वाला है। ऐसा देश खोजो। तो ऐसा देश खोजेंगे तो सच में हम यूरोप ही जाएंगे, क्योंकि यूरोप में नेशनलिज्म बहुत बढ़िया से इवॉल्व हुआ है, बहुत मौका मिला है इवॉल्व होने के लिए, बहुत कुछ घटा है यूरोप के साथ, बहुत कुछ, मतलब 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी। ऑब्वियसली मतलब ये तो रिफ्लेक्ट भी होता है कि आज अगर किसी कॉन्टिनेंट में यूनिटी दिखती है तो बेसिकली वो एक यूनियन के थ्रू ही, वो यूरोपियन यूनियन, बट यूनिटी तो है। हाँ, यूनिटी तो है। They have intertangled and so much shared boundaries, and yet their trade is free and जो भी है यूनाइटेड किंगडम का ब्रेक्सिट के बारे में बात अलग किया जा सकता है, बट आई थिंक यूरोप एक मॉडल हो सकता है। यूरोपियन कुछ कंट्रीज, कुछ कंट्रीज, इंग्लैंड एक नेशन स्टेट नहीं है, बिलीव मी। हाँ, ओके। इंग्लैंड जबरदस्ती स्कॉटलैंड को मिला के बना, जबरदस्ती वेल्स को मिला के बना, को अलग करके रखा। एग्जैक्टली, उन लोग का लैंग्वेजेस को क्रश कर रहा है इंग्लैंड। अब इंडिया का बात करें ना तो इंडिया भी एक डिफिनेशन पे खड़ा उतरता है, हैविंग अ शेयर्ड पास्ट। वी हैव अ शेयर्ड पास्ट। हमारे फोरफादर्स एक हैं भाई। इवन पाकिस्तान, वी हैव अ शेयर्ड पास्ट यार। इवन बांग्लादेश, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक शेयर्ड पास्ट है, एक शेयर्ड प्रेजेंट है। हम एक जैसे लोग हैं, हमारा रंग एक जैसा है, हमारी भाषा एक जैसी है, इवन हमारे रहने का ढंग एक जैसा है। फॉर एग्जाम्पल मैरिज, द वे वी मैरी वेरीज इन इस्लाम एंड हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी, बट कुछ ऐसी मतलब कुछ ऐसा हेरिटेज जैसा चीज सब में सेम है। जैसे सजावटें शादी में, यूरोप में वैसे सजावटें नहीं होती हैं जैसे इंडिया में होती है। और इंडिया में अगर क्रिश्चियंस भी मैरी कर रहे हैं तो उसी सजावट के साथ मैरी करते हैं, वो लाल दुपट्टे वाली सजावट। और ये है शेयर्ड कल्चर, ठीक है। तो शेयर्ड कल्चर इंडिया में है, तो शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड पास्ट वाली चीज इंडिया पे एकदम खरी उतरती है। फिर हर देश पे अलग अलग डिफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म खड़ा उतरता है, ठीक है। सोवियत रशिया को उठाते हैं, सोवियत रशिया 1990 के पहले, ठीक है। सोवियत रशिया का एग्जांपल अगर हम देना तो बहुत सारा नेशनलिटीज था सोवियत रशिया में, ठीक है, इसीलिए टूटा, ठीक है। अब इंडिया का बात तुम करते हो, देखो सोवियत रशिया का क्या सीन था कि उधर जो लोग रह रहे हैं ईस्ट में, साइबेरिया में, अलग ही लोग हैं, एकदम अलग लोग। कैसे फोर्ज कर दोगे तुम उनको एक नेशन में, ठीक है। जो कजाकिस्तान और तजिकिस्तान में रह रहे हैं एकदम अलग लोग, दे आर जदीदिस्ट, दे आर इस्लामिक पीपल। वो लोग का कल्चर अलग है, वो लोग का कल्चर मॉस्को में रहने वाले लोगों से कंप्लीटली भिन्न है। प्लस वो डिस्टेंस हम जानते हैं इस दुनिया में डिस्टेंस के साथ कल्चर चेंज होता है। और रशिया बीइंग सच अ लार्ज कंट्री, सोवियत यूनियन एक्चुअली, कि इतने दूर के लोग रिलेट करना काफी मुश्किल है। मॉस्को से रिलेट करना, किसी ओम्स्क के आदमी को मॉस्को से रिलेट करना नहीं हो पाएगा यार उससे। इसीलिए नेशनलिज्म जरूरी है, एक तरह के लोगों का एक राष्ट्र में होना बहुत जरूरी है। और हम नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट से एकदम कनकर करते हैं तो नेशनलिज्म के फैक्ट में हम राइटिस्ट हो गए, ठीक है। तो ज्यादा ना भटके हम लोग कॉन्सेप्ट से और चलते हैं। वैसे तुमने अभी मेंशन किया कि स्कॉटलैंड को यूनाइटेड किंगडम ने जबरदस्ती जोड़ के रखा है, आयरलैंड को अलग रखा है। इस पे वैसे शोइंग द मिडिल फिंगर हो चुका है। आयरलैंड इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में हरा दिया इस बार। सो मेरे को एक्चुअली ऐसा लगा कि ये तो भैया इस पैरामीटर ये जवाब है, बिल्कुल जवाब है। देखो क्योंकि स्पोर्ट्स इतना इम्पोर्टेंट चीज है ना नेशनलिज्म को फ्लैग करने के लिए। बिल्कुल, स्पोर्ट्स बहुत बड़ा पैरामीटर है नेशनलिज्म इंडेक्स शो करने के लिए किसी देश का। किसी देश के सपोर्टर्स कितना प्रेम करते हैं उस देश की टीम से, वो नेशनलिज्म का एक इंडेक्स है। वो शो करता है कि कितना शानदार कंट्री है, कितना शानदार तरीके से लोग अपने देश से रिलेट कर पा रहे हैं। किस तरह तिरुवनंतपुरम में रहने वाला बंदा, कन्याकुमारी में रहने वाला बंदा और इधर मद्रास का बंदा
कश्मीर से रिलेट कर पा रहा है, कैसे उधर जायरो में रहने वाला बंदा गांधीनगर से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये शो करता है कि हाउ ग्रेट नेशन यू आर, ठीक है। एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। सो बेसिकली अगर इंडिया सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात करना चाहूँगा कि देयर हैज बीन अ लॉट हैपनिंग विद अस, राइट, कि सबसे पहले चाइना का इंक्रोचमेंट पॉलिसी या फिर अग्रेशन कह लो, जो भी है उसका साउथ तिब्बत लॉजिक, उस पर डिटेल में जाने से अच्छा है कि आगे बढ़ते हैं। एक ये हो गया। दूसरा यूएसए गिविंग अस अ कोल्ड शोल्डर आफ्टर वी एब्सटेन टू वोट अगेंस्ट रशिया इन यूएनएससी, and then Europe teaching us what to do, basically after seeing what has been happening with us for all these years by our own neighbors and staying silent, and suddenly coming to the point that okay, India, you should not safeguard a country which is against the human rights or something. So in the midst of all this, who do you think is going to be the new ally of India in years to come, and who is the biggest threat according to you? बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया। देखो शशांक भाई, जब एलाइज की बात की जाए और थ्रेट्स की बात की जाए ना, हम इंडिया को अलूफ पाते हैं, पता नहीं क्यों। इंडिया को हम थ्रेट से अलूफ पाते हैं। हाँ, थ्रेट है, ज़रूर है, टेररिज्म इज इट बिकॉज ऑफ कि इंडिया ही नॉन अलाइंड पॉलिसीज पे चलता है? नॉन अलाइंड पॉलिसी बहुत मददगार रहा है इंडिया के इस एलाई ढूंढने की प्रक्रिया और थ्रेट्स ढूंढने की प्रक्रिया में। अच्छा। इंडिया का थ्रेट, हाँ ठीक है, चलो लेट्स टेक नेम्स। पाकिस्तान, क्योंकि वी आर नॉट एट ए वेरी बिग स्टेज, नाम लेना बुरा नहीं होगा, कोई ठीक है। चूंकि जयशंकर साहब जब यूनाइटेड नेशन में बोलते हैं तो नाम ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज दे आर डिप्लोमेट्स। लेकिन चलो पाकिस्तान का नाम लेते हैं भाई। पाकिस्तान इज अ थ्रेट टू इंडिया, ठीक है, और हमेशा रहेगा, क्योंकि जब कोई दो देश किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं तो एक दूसरे के लिए हमेशा थ्रेट रहेगा। वो जमीन का टुकड़ा, उस पर वो तो हमेशा थ्रेट रहेगा इंडिया के लिए, हर संभव प्रयास किया जाएगा, तो थ्रेट तो है भाई। अब एग्जैक्टली इंडिया अपने आप को कहाँ पाता है वर्ल्ड स्टेज पर, ये ड्राइवर है इंडिया के एलाई ढूंढने की प्रक्रिया में। इंडिया अपने आप को मध्यस्थ पाता है वर्ल्ड स्टेज पर। अभी जो कुछ भी इंडिया किया है ना, जो कुछ भी से मेरा मतलब है, जिस तरह से पिछले 8 या 9 महीने से एब्स्टेन किया जा रहा है यूएनएससी में, वो इंडिया के आगे की पॉलिसीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कि इंडिया की पॉलिसी एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल के साथ। 2017 ईरान से ऑयल खरीदता था इंडिया। सन 2017 तक ईरान से ऑयल खरीदा जाता था, सस्ता तेल आता था। चाबहार का नाम सुने होंगे, चाबहार बंदरगाह के थ्रू यहाँ कांडला तक तेल आता था, ठीक है, और कुछ पाइपलाइंस भी थी जो पाकिस्तान से आती थी। तो सीन क्या था कि अमेरिका दोबारा सैंक्शन किया 2017 में। ओबामा जब आए थे अमेरिका में प्रेसिडेंट बनकर, तो सैंक्शन हट गया था। ट्रम्प आए तो फिर सैंक्शन आ गया ईरान पर। तो जब ईरान पर सैंक्शन आया और अमेरिका बोला इंडिया से कि यस वी नीड यू टू एब्सटेन फ्रॉम बाइंग इरानियन ऑयल, ईरानियन ऑयल खरीदना बंद करिए। ईरानियन ऑयल इंडिया को चीप मिलता था, बहुत सस्ता मिलता था। तो अब उस समय इंडिया की सुषमा स्वराज फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया नतमस्तक हो गया था यार, बुरा लगा था। इंडिया ईरान से ऑयल खरीदना बंद किया और इंडिया नया एलाइज तलाशना शुरू किया मिडिल ईस्ट में। और नया एलाइज तुम जानते हो कौन है? सऊदी अरेबिया बहुत शानदार एलाई है, ओमान शानदार एलाई है, यूएई इटसेल्फ, बहरीन भी आजकल, बहरीन भी, मतलब गल्फ कंट्रीज़ का तो ऐसा हृदय विदारण हो गया है भारत को देखकर आजकल। और जो अभी यूएई के साथ समझौता हुआ इजराइल का, उसको देखकर भारत प्रफुल्लित हो चुका है। इजराइल तो हमारा दोस्त है ही। एग्जैक्टली, जो कि एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। हाँ, ठीक है, हम इसमें विश्वास रखते हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं रखते हैं, इसलिए हम आल्सो वेरीफाई किए। तो फ्रेंड दोनों एनिमी थे, अब फ्रेंड बन गए, बहुत अच्छी चीज़ है। ऑयल खरीद रहे हैं एक से, दूसरे से हम मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं। और जब दोनों फ्रेंड्स हैं तो किसी को मतभेद नहीं रहेगा ऐसे सिचुएशन में कि इंडिया इजराइल का भी फ्रेंड है, इंडिया मेरा का भी फ्रेंड है। कैसे ऐसे कैसे चलेगा? वो सिचुएशन पहले थी, अब वो सिचुएशन नहीं है। और ऑयल फ्लो बना हुआ है बहरीन से और यूएई से, लेकिन ईरान से जो सस्ता तेल मिल रहा था वो अब नहीं आ रहा है। तो इंडिया नतमस्तक हो गया था 2017 में। ये आज का भारत है, मात्र 5 साल। देखो गवर्नमेंट सेम थी, हम तारीफ कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर का, अगर तुमको सेंस हो गया, ठीक है।
गवर्नमेंट सेम थी, फॉरेन मिनिस्टर बदल गया, वो फॉरेन मिनिस्टर आ गया जो पिछले 40 सालों से डिप्लोमेसी में करियर बनाए हुए है। हाँ ठीक है, जो चाइना में रहा, बीजिंग, मॉस्को में रहा, इस्लामाबाद में रहा, जो न्यूयॉर्क में भी पोस्टेड रहा कुछ दिन। ठीक है, मतलब पूरा विश्व देखा वो आदमी इतना शानदार आदमी, वो जानता है कहाँ क्या जवाब देना है। ठीक है, बिल्कुल सबको ही अग्री करेगा भाई, जो एंटी गवर्नमेंट लोग हैं वो भी अग्री करते हैं, लाइक्ड बाय एवरीवन यार। ही इज अ पर्सनालिटी। तो जिस प्रकार से जवाब दिए हैं जयशंकर साहब पिछले 8-9 महीने में, आफ्टरनून वाला डायलॉग याद है? नहीं याद होगा, हम एक्सप्लेन करते हैं क्या था। आफ्टरनून वाला डायलॉग ये था कि इंडिया मॉस्को से उतना भी तेल नहीं खरीद रहा है जितना यूरोप एक आफ्टरनून में खरीद लेता है। Exactly. ये वाला याद है? हाँ। ये स्लैब था, ये एक स्लैब था यूरोपियन यूनियन के ऊपर। ठीक है, तो तुमको देखा ना इंडिया कहाँ जा रहा है। इंडिया वेस्ट के डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, साफ साफ जता चुका है इंडिया पिछले 9 महीनों में। क्योंकि इंडियन फॉरेन पॉलिसी जिस तरह से उभरी है ना, उसके लिए एक इंसिडेंट तो चाहिए था इंडियन फॉरेन पॉलिसी को क्लैरिफाई करने के लिए कि हाँ इंडिया किधर जाने वाला है 2024 तक। और वो इंसिडेंट हो चुका है रशिया यूक्रेन वॉर। और ये रशिया यूक्रेन वॉर टेस्ट कर चुका है पार्टनरशिप्स, फ्रेंडशिप्स और दुश्मनी को। एग्जैक्टली ठीक है, बहुत बढ़िया टेस्ट पे डाला है। और इंडिया वॉज ए टेस्ट एज वेल, टफ टेस्ट था। और टेस्ट चल रहा है बेसिकली, और इस टेस्ट में इंडिया अच्छा कर रहा है। बेसिकली अभी जो कुछ भी हुआ 9 महीने में, अमेरिका प्रेशर बनाया, जयशंकर साहब अमेरिका गए, 2+2 टॉक्स हुआ था जून में हुआ था आई गेस। 2+2 टॉक्स में हम लोग अच्छा करके आए, वापस आए इंडिया। उसके बाद अभी बेलग्रेड में टॉक्स हुआ, वो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुने हैं, हर स्टेटमेंट स्लैब था यार, हर स्टेटमेंट एक स्लैब था हिपोक्रेसी पर। तो इंडिया जता चुका है कि इंडिया वेस्ट के डोमिनेंस में नहीं आएगा। वेस्ट इज अ फ्रेंड, वेस्ट इज ओनली अ फ्रेंड। ठीक है, तो बेसिकली ये टर्म यूज करते हैं जयशंकर साहब, वेस्ट को फ्रेंड नहीं बोलते हैं, वेस्ट को पार्टनर बोलते हैं। पार्टनर, तुम हमसे खरीदो हम तुमसे खरीदेंगे, और जस्ट ए पार्टनर, लाइक फ्रेंड जोन करके रख दिया है। फ्रेंड जोन तो फ्रेंड जोन करके रख दिया गया है वेस्ट को। और ब्रेदरन तो रशिया के साथ ही है, भाईचारा तो, क्योंकि और रशिया ने निभाया भी है। रशिया शो कर चुका है। सोवियत रशिया, कुछ लोग कहते हैं कि सोवियत रशिया किया था, और रशिया आज का जो स्टेट है वो बिल्कुल भिन्न है रशिया से। लेकिन हम तो कहेंगे कि मॉस्को तो वही है। हाँ। दिल तो वही है यार। हाँ। पुतिन का दिल, मतलब पुतिन वो आदमी है जो काम किया सोवियत रशिया में, और आज वही पुतिन डिक्टेटर बना बैठा है रशिया का। हम रशिया का महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, हम रशिया के महिमा गान नहीं कर रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि पुतिन वो व्यक्ति था जो भक्त था सोवियत रशिया का, और आज वही आदमी वहाँ का डिक्टेटर है। तो बेसिकली इंडिया के प्रति झुकाव होना लाजमी है उसका। तो रशिया इज़ अ ब्रदर, ठीक है, वेस्ट इज़ अ पार्टनर। ठीक है, क्योंकि आगे भी हम कई सालों तक रशिया को भारत का एलाई देखते हैं। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, जवाब हो गया। ठीक है, और दूसरा जवाब थ्रेट हम पहले ही दे चुके हैं, पाकिस्तान। अब चाइना पे आते हैं, क्योंकि सबको पता है यार इंडिया का थ्रेट मतलब पाकिस्तान, चाइना। हाँ, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम चाइना कहोगे, बट अब मेरे को तुम्हारा ये इनसाइट जानना है। हाँ, चाइना बड़ा थ्रेट क्यों नहीं है ये हम बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। चाइना एक इकोनॉमिक थ्रेट है, चाइना सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, अभी उतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। चाइनीज आर्मी इज अ सिक्योरिटी थ्रेट, लेकिन पाकिस्तानी टेररिज्म इज अ बिगर सिक्योरिटी थ्रेट, जिससे हम लोग को अभी फाइट करना है। प्रायोरिटी में पाकिस्तानी टेररिज्म अबव है, ठीक है। बट पिछले 5 साल में अगर हमारे कंट्री को सिक्योरिटी थ्रेट कोई मिला है तो चाइना से मिला है। exactly. और काफ़ी बोल्ड, मतलब कि ऐसा भी नहीं कि जैसे इंडिया में we have been seeing this aggression from China, but still we haven't had an official discussion in the parliament. ठीक है, हम अवॉइड करते हैं चाइना से 1-to-1 बात करना, क्योंकि हमें पता है obviously we are 1/5 1/6 in terms of economy, पावर में भी काफ़ी उतने capable नहीं है उनसे डिफेंस में, इसीलिए अवॉइड करने वाला फैक्ट एकदम अग्री करेंगे हम तुमसे, ठीक है। लेकिन चाइना ज़रूर 2020 में जो गलवान घाटी में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। चाइना एक सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन टेररिज्म अभी भी बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, ठीक है। हाँ, शंटेड है,
टेररिज्म इज शंटेड। जो भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई 2019 में, जो इवेंट्स हुआ फरवरी 29 का एयर स्ट्राइक्स, वो बहुत शानदार चीज़ था जो कि मुंहतोड़ जवाब दिया टेररिज्म को। ठीक है, टेररिज्म इज शंटेड। कश्मीर वैली पीसफुल है अभी कुछ दिनों से, ठीक है, लेकिन अभी भी टेररिज्म एक सिक्योरिटी थ्रेट है जो कि ज़्यादा तवज्जो मांगता है भारतीय सरकार का। ठीक है, अब चाइना, हम इकोनॉमिक थ्रेट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि चाइना इकोनॉमिक ही नहीं, स्ट्रेटेजिक थ्रेट भी। ठीक है, इंडिया बहुत कुछ कर सकता है उसको काउंटर करने के लिए, लेकिन हाँ, क्यों इकोनॉमिक थ्रेट है? क्योंकि भाई इंडियन मार्केट इज टेकन ओवर बाय देम। थोड़ा प्रोटेक्शनिज्म मांगता है। देखो, हम राइटिस्ट हैं, इकोनॉमिकली राइटिस्ट हैं, लेकिन हम प्रोटेक्शनिज्म, मतलब इकोनॉमिक राइटिस्ट पीपल प्रोटेक्शनिज्म की बात नहीं करते हैं। प्रोटेक्शनिज्म की बात लेफ्टिस्ट लोग करते हैं। लेफ्टिस्ट लोग बात करते हैं कि सरकारी कंट्रोल होना चाहिए बिजनेसेस पर, प्रोटेक्शनिज्म होना चाहिए, जो स्वदेशी बिजनेस है उनको ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बाहरी बिजनेस। तो हम कहते हैं कि सेलेक्टेड प्रोटेक्शनिज्म चलता है व्हेन इट कम्स टू, सो प्रोटेक्शनिज्म वाले पॉइंट में सेलेक्टिव प्रोटेक्शनिज्म बनता है इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, अब सिक्योरिटी थ्रेट क्यों बड़ा नहीं है? क्योंकि इंडिया जता नहीं रहा है कि यू आर अ सिक्योरिटी थ्रेट टू मी। क्योंकि ऑब्वियसली तुम कहे कि बिगर पावर है, इकोनॉमी में बड़ा है, परेशान कर सकता है, इज अ बुली, रीजनल बुली। ठीक है, परफेक्ट टर्म है। तो हमको लगता है कि इंडिया को जताना ठीक नहीं रहेगा कि यू आर बुलिंग मी। जब तुमको कोई बुली करता है तो सबसे बेस्ट ये रहता है कि तुम जताओ मत कि यू आर बॉदरिंग मी। ठीक है, वही करने का ज़रूरत है। हाँ, थ्रेट है, लेकिन उसकी आर्मी उतना बड़ा थ्रेट नहीं है अभी भी। वो बस उकसाते हैं इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए। और आजकल तो चाइना बड़ा खुश सा चल रहा है 2020 के बाद से, पता नहीं क्यों। वांगी भारत आया था अभी, पता है ना? हाँ, बड़ा अच्छा दौरा रहा उसका, बहुत मीठा बोल के गया, अच्छा ट्वीट किया है। वैसे अभी पूरी दुनिया में वो खुशी से ही घूम रहा है, अमन चैन से घूम रहा है। कुछ तो है, क्योंकि चाइनीज पीपल में बिलीव नहीं कर सकते हैं भाई। जो कुछ भी किया है पिछले 20 साल में ना, सबको ठग करके अमीर हो गया है। बिहारी भाषा में ऐसे ही बोलते हैं, ठग करके अमीर हो गया है। ठीक है, अच्छा, तो ठग करके अमीर हो जाना, अफ्रीका में काम किया है लोग, साउथ ईस्ट एशिया में किया है, श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ। तो सबको ठग करके अमीर हुआ है ना, तो बिलीव नहीं कर सकते हैं। अब स्ट्रेटेजिक बातों पे आए तो जो भी चाइना कर रहा है स्ट्रेटेजिकली, जो पाउंसिंग अपॉन जो कर रहा है ईस्ट में, जो नॉर्थ में हो रहा है, वो बस उकसावा है। ठीक है, वो भी जानता है इंडिया वोंट कम टू वॉर। इंडिया उस सिचुएशन में नहीं है कि इंडिया वॉर करे। इकोनॉमिक स्थिति बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है देश का, ग्रोथ रेट बिल्कुल स्टैगर कर रहा है 1-2% पे। किसी क्वाड्रेंट में, किसी क्वार्टर में ये लोग 12% पे ग्रो कर रहे हैं, कभी माइनस में हो जा रहा है। तो बहुत खराब स्थिति है। एक स्टेबल ग्रोथ रेट एक स्टेबल इकोनॉमी को दर्शाता है, लेकिन स्टेबल ग्रोथ रेट नहीं है भारत का। कुछ दिक्कतें हैं, और ये दिक्कत अभी हम हाल में एक एडिटोरियल पढ़े हैं द हिंदू में। उस एडिटोरियल में वो व्यक्ति बोल रहे थे कि ये जो इकोनॉमिक डाउनग्रेडेशन है ना, ये कोरोना के कारण नहीं है, ये पहले से चल रहा है और कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, ये जो मनमोहन सिंह वाला जो ग्रोथ रेट था ना, ये नहीं है। पता नहीं कहाँ इकोनॉमिक पॉलिसीज गड़बड़ हैं, लेकिन हैं। ठीक है, इकोनॉमी में ज़्यादा रघुराम राजन को मिस कर रहे हैं। हम भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि आरबीआई अच्छी तरह से कंट्रोल करता है देश को, देश की इकोनॉमी को। और रघुराम राजन बहुत शानदार थे, आई एग्री। और उनका पर्सोना भी बहुत शानदार था। तो ठीक है, कुछ तो करेंगे ही ये लोग ऊपर। तो इकोनॉमी मेरा नीश नहीं है। ठीक है, तो इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स का जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है ना, वो भी नहीं है। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में तो फिर मोलोका स्टेट पे आ जाएंगे, लेकिन बात बहुत फैल जाएगी, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तुमने कहा कि पाकिस्तान इज द बिगर थ्रेट, बट डू यू थिंक पाकिस्तान इज केपेबल इनफ? आई थिंक मेरे हिसाब से उस देश का बैकबोन टूट चुका है, और बहुत जल्दी एक सिविल राइट भी देखा जा सकता है। अभी रिसेंटली इमरान खान का वो जुमला था, या फिर वो परफेक्टली प्लान्ड, मतलब इम्परफेक्टली प्लान्ड टू बी करेक्ट, कि आर्मी जनरल के थ्रू कि इन्हें मार ही दिया जाए।
अगर वो मर जाते तो उस देश में अगर राइट्स होते, जो किलिंग्स होती, जो झगड़े होते, वो देश झेलने के लायक भी नहीं है अभी तो। देखो शशांक भाई, पाकिस्तानी आर्मी कभी चढ़ करके नहीं आएगी भारत के ऊपर। पाकिस्तान जानता है कि दे आर वीक, लेकिन टेररिस्ट आर नेवर वीक। जो लोग मरने के लिए आ रहे हैं, इनका आइडियोलॉजी स्ट्रेट एंड करेक्ट कि हमको मर जाना है जाकर के। हाँ एग्जैक्टली। तो वो थ्रेट है, हम टेररिज्म का बात किए थे। पाकिस्तान इज नॉट अ सिक्योरिटी थ्रेट इन टर्म्स ऑफ इट्स आर्मी। वो जो इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं वो एक सच में थ्रेट है, बड़ा थ्रेट है, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, हरियाणा पंजाब तो सिक्योर है थोड़ा सा, कश्मीर और राजस्थान में डर बना रहता है वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, और बहुत बड़ा डर। चाइना चढ़ेगा नहीं, चाइना नहीं हड़पेगा लैंड, बस उकसाता है, सच है। चाइना एक बड़ा प्लेयर है ग्लोबल स्टेज पे। चाइना को पता है कि व्हाट विल फॉलो व्हेन इट विल अनेक्स इंडिया, ठीक है। तो और पाकिस्तान भी जब अनेक्स कर लेगा, पाकिस्तान तो ऐसे ही खराब कंडीशन में है, जब वो इस तरह का चीज करेगा तो सैंक्शंस विल फॉलो, एंड क्या नहीं होगा पाकिस्तान के साथ। बट आई थिंक यूएस सैंक्शंस तो नहीं लगा रहा है पाकिस्तान पे। बाइडेन इज वेरी एविडेंट कि ओके ठीक है, इंडिया नहीं तो पाकिस्तान बड़ा नहीं तो बड़ा कर देते हैं इन्हें। तो ज़रूरत है अभी इंडिया को ना, कि इंडिया नहीं वाला जो पॉइंट बोले ना, अमेरिका को याद दिलाए कि इंडिया नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं, ठीक है। जो आप लोग 70 साल किए हैं ना, वो बहुत घृणित है, पूरे विश्व में घृणित है। घृणा किया जाता है इसके अगेंस्ट में। अमेरिका जो कुछ भी किया 70 साल तक, और अब इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया को सपोर्ट करने का ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि चाइना इज इट्स थ्रेट। चाइना से दिक्कत है अमेरिका को, नॉट ओनली इन एशिया पैसिफिक बट ऑल्सो अराउंड यूरोप। एग्जैक्टली, यूरोप अमेरिका का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और यूरोप में चाइना घुस चुका है इकोनॉमिकली, ठीक है। तो अमेरिका को पूरे विश्व में अब थ्रेट दे रहा है। चाइना हैज बीन स्मार्ट, आई थिंक वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कंट्रीज टू बी, मतलब डिप्लोमेटिकली ही कह सकते हैं। और सबको पता है क्यों कम्युनिज्म कभी सक्सेसफुल हुआ नहीं, लेकिन पता नहीं यहाँ कैसे सक्सेसफुल होता है, एकदम एक्सप्लेनेबल नहीं है। कम्युनिज्म कहीं सक्सेस नहीं हुआ है, रशिया में भी नहीं हुआ, जैसे कोरिया का भी पूरा ही हाल है। चाइना में सक्सेसफुल है, पता नहीं पीपल का क्या कंडीशन है, क्योंकि द ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है वो नहीं दिखाता है चाइना का अंदर का कंडीशन, लेकिन चाइना अच्छे ही स्थिति में है। पता नहीं कम्युनिज्म कैसे सक्सेसफुल है वहाँ, ठीक है।